हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल माई सेल्फ विकास बायोलॉजी लेक्चरर। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 7 जो क्या है जीवों में विविधता। यानी जीवों में विविधता कहने का मतलब जितने भी सजीव हैं, चाहे वो प्लांट्स हो, पेड़ पौधे हों, चाहे जंतु वाले हों, चाहे सूक्ष्म जीव हो, उन सभी में जितने भी लिविंग हो गए ये क्या है जीवित प्राणी। तो इन जीवों में किस प्रकार की विभिन्नताएं कि भाई ये किस किस प्रकार के दिखते हैं, कैसे इनकी बनावट है, किस प्रकार की इसके स्ट्रक्चर्स हैं, आकृति, ये सभी क्या हम इस चैप्टर में जानेंगे। और उस इन्हीं के आधार पर इनको किस किस कैटेगरी में यानी सूची में रखा गया है और इनका वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर बात करें जीवों की विविधता, आज के टाइम में 1.7 टू 1.8 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीसीज़ हमारे अर्थ में मिल चुकी हैं। इतनी मिलियन स्पीसीज़ क्या है हमारी अर्थ पे मिल चुकी हैं। तो वो सभी स्पीसीज़ क्या हैं, अलग अलग प्रकार के दिखते हैं। तो ये कहता है, शुरू करते हैं आप चैप्टर को हम। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे चारों ओर कितने प्रकार के जीव समूह पाए जाते हैं? तो आपको मैंने बता दिया इतने नंबर तक की स्पीसीज़ पाई जाती हैं। अभी तक इतने मिले हैं। सभी जीवधारी एक दूसरे से किस प्रकार से भिन्न होते हैं कि भाई ये सभी जीव एक दूसरे से कैसे भिन्न है। जैसे हाथी, घोड़ा, ऊंट, चाहे हमारी तुलना कर लेते हैं, हम सभी क्या हैं अलग अलग है ना, तभी जाके हम क्या कर रहे हैं आसानी से इनको पता लगा सकते हैं। आप स्वयं को और अपने मित्र को ही ले लीजिए। आपने उदाहरण ले लिया, मान लो एक खुद को ले लो और एक अपने मित्र को ले लो, तो उनमें क्या क्या समानताएं और क्या क्या असमानताएं हैं। तो क्या दोनों की लंबाई एक समान है? छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, और समान हाइट का, एक समान हाइट का भी हो सकता है। क्या आपकी नाक बिल्कुल आपके मित्र की नाक जैसी दिखती है? बहुत ही कम चांस रहते हैं। इसी प्रकार से क्या आपकी हथेली आपके मित्र की हथेली का आकार समान है? बहुत कम चांस है कि भाई समान ही हो, बहुत रेयर चांस, बहुत ही कम चांस होते हैं जो एक जैसे दिखते हैं। यदि हम अपनी और अपने मित्र की तुलना, यानी अब हम क्या करें, अपनी और अपने मित्र की तुलना किससे कर देते हैं? बंदर से करें, तो हम क्या देखेंगे, उनमें क्या कुछ बदलाव देखेंगे। बंदर तो हमसे क्या है बहुत अलग दिखता है। तो निश्चित रूप से हम पाते हैं कि हमें और हमारे मित्र के बीच बंदर की अपेक्षा अधिक समानताएं हैं। यानी मैं, मान लो हम हो गए और हमारा मित्र, उनमें क्या है दोनों में मतलब समानताएं ज़्यादा है। लेकिन बंदर से अगर हमारे मित्र की तुलना करें तो वो क्या है, असमानताएं ज़्यादा हैं। परंतु जब हम अपनी तुलना गाय और बंदर दोनों से करते हैं तो हम देखते हैं कि गाय की तुलना में बंदर और हमसे अधिक समानताएं पाई जाती है। यानी अगर गाय और फिर बंदर की तुलना करें तो बंदर में क्या है, हमारे साथ समानताएं ज़्यादा मिलेगी। किसके मुकाबले में? गाय के मुकाबले में। यानी गाय के साथ हमारी समानताएं कम मिलती है। इसी प्रकार से ये कह रहा है कि भाई अब हम लोग तय करते हैं कि कौन से विशिष्ट लक्षण, कि भाई कौन से ऐसे लक्षण थे या वांछित समूह के जीवों के लिए अधिक महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम तय करेंगे कि किन लक्षणों को छोड़ा जा सकता है और किन लक्षणों को हम लेते हैं, यानी उनकी समानताएं और असमानताओं के बारे में देखते हैं। सॉरी। तो अब हम पृथ्वी पर रहने वाले विभिन्न समूह के बारे में सोचें तो जहां एक और क्या है, सूक्ष्मदर्शी से देखे जाने वाले सूक्ष्म जीव जो कौन से बैक्टीरिया है जिनका आकार कुछ माइक्रोमीटर होता है। कहने का मतलब देखो आकार के ऊपर किसके लक्षण ले लिए हैं, किसके अनुसार लिया है, आकार के अनुसार। आकार के अनुसार किसके बारे में तुलना की है? सूक्ष्म जीव। कौन सा? बैक्टीरिया है। उसकी अगर बात करें आकार कितना है, माइक्रोमीटर, कुछ एक माइक्रोमीटर जो हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते। दूसरी ओर बात करते हैं किसकी, 30 मीटर लंबे जो व्हेल होती है, नीली व्हेल, वो क्या होती है, बहुत ही लंबी, 30 मीटर लंबी होती है। और इसी प्रकार से कैलिफोर्निया के 100 मीटर लंबे, कैलिफोर्निया में क्या है, एक 100 मीटर लंबा रेडवुड ट्री है, यूएसए में पाया जाता है भाई ये, ठीक है। कुछ चीड़ के वृक्ष हजारों वर्षों तक जीवित रह सकते हैं। ये जिम्नोस्पर्म के उदाहरण है। चीड़ के जो पहाड़ी इलाकों में पाए जाते हैं वो क्या है, हजारों वर्षों तक जीते हैं। इसी प्रकार से हमारा जो बरगद का पेड़ हो गया, पीपल का पेड़ है, ये भी क्या है, हजारों वर्षों तक जीवित रहते हैं। अगर बात करें एक सबसे ज़्यादा जीवित रहने वाले जो पेड़ है, लेरिया ट्रीडेंटा, वो भी क्या है, यूएसए में ही पाया जाता है, कैलिफोर्निया में ही वो प्रेजेंट है। उसकी उम्र बताई गई है लेरिया ट्रीडेंटा की 11,700 वर्ष पुराना है। यदि हम कुछ कीट जैसे कि मच्छर का जीवन काल, अब क्या है जीवन काल पे, वहाँ यहाँ पे किसके आकार पे था, उसके आकार के अनुसार तुलना कर रहे थे।
तो वो कुछ दिनों तक रहता है। जैव विविधता रंगहीन जीवधारियों, पारदर्शी कीट और विभिन्न रंगों वाले पक्षियों और फूलों में भी पाई जाती है। यानी ये विभिन्नता अलग अलग प्रकार किस किस में, जितने भी जीवधारी हो गए, चाहे पारदर्शी ट्रांसपेरेंट होते हैं या विभिन्न रंगों वाले पक्षी और फूलों में भी पाई जाती है। हमारे चारों ओर की इस असीमित विविधता को विकसित होने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। ये जो विभिन्नता आई है ना, उसके लिए क्या लग जाते हैं, लाखों वर्ष लग जाते हैं। इन सभी जीवों को जानने और समझने के लिए हमारे पास बहुत समय का बहुत एक छोटा हिस्सा है, इसलिए हम इसके बारे में एक एक करके विचार नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो हैं बहुत ही क्या है, इनके इतने छोटे हिस्से हैं कि जिसके कारण से हम इनके बारे में अच्छे से पता नहीं लगा सकते, विचार नहीं कर सकते। इसकी जगह हम जीवधारियों की समानता का अध्ययन करें। अगर मान लो उनमें समानता है, अब दो चीज़ देखेंगे हम, तो या तो समानता या उनमें असमानताओं के आधार पर विभिन्न वर्गों में रखेंगे। इन वर्गों के समूह को अध्ययन करेंगे। जीवों में इन विभिन्न रूपों की विभिन्नता का अध्ययन करने के अनुरूप समूह बनाने के क्रम में यह सुनिश्चित करना होगा कि कौन कौन से विशिष्ट लक्षण हैं जो जीवधारी को अधिक मौलिक अंतर, जो उनमें अंतर पैदा कर रहा है। इसी पर जीवधारियों का मुख्य विस्तृत समूह पर का निर्धारण करेंगे। इन समूह में से छोटे समूह का निर्णय अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण लक्षणों के आधार पर किया जाएगा। यानी जो इसमें समूह है, छोटे समूह का क्या करेंगे, निर्णय क्या लेंगे, कम महत्वपूर्ण लक्षणों के आधार पर, क्योंकि वो छोटे छोटे होते हैं। अब मेन बात शुरू होते हैं यहाँ पे, वर्गीकरण का आधार क्या है जिसके अनुसार हम इनको बांट रहे हैं अलग अलग उसमें। तो जीवों के समूह में वर्गीकरण का प्रयास प्राचीन समय से किया जा रहा है। तो हमारे जो फादर बायोलॉजी के अरस्तु ने जीवों का वर्गीकरण उनके स्थल, जल और वायु में रहने के आधार पर किया था। यह जीव को देखने के लिए बहुत ही सरल किंतु भ्रमित तरीका है। उदाहरण के लिए क्या ले रहे हैं, समुद्र में रहने वाले जीव कौन कौन से, परवल, व्हेल, ऑक्टोपस, स्टारफिश और शार्क, ये कई मायनों में एक दूसरे से काफ़ी अलग हैं। ये क्या हैं, अलग अलग है। इन सभी में एक समानता का आभास है। अध्ययन एवं विचार के लिए इस आधार पर जीवधारियों को समूह में बांटना ठीक नहीं है, यानी इनके अलग अलग समूह में बांटना ठीक नहीं है। इसलिए हमें यह एक निर्णय करना है कि किन विशिष्ट लक्षणों के आधार पर वृहद वर्ग का निर्माण किया गया है, कि भाई अलग अलग वर्ग का निर्माण कैसे किया गया है। तो हम अन्य लक्षणों के आधार पर किसी वर्ग को उपसमूह में बांट सकते हैं। अन्य लक्षण कौन कौन से होंगे, ये नए लक्षण के आधार पर समूह के भीतर इस तरह के वर्गीकरण की प्रक्रिया जारी रह सकती है। किस प्रकार से रहेगी देखेंगे। यह इस विषय को आगे बढ़ाने से पहले हमें लक्षणों का अर्थ समझना पड़ेगा। जब हम जीव के किसी विविध समूह को वर्गीकृत करते हैं तो सबसे पहले हम यह जानते हैं कि समूह के सदस्यों में क्या क्या समानताएं हैं। पहले क्या देखेंगे, उन दोनों में समानताएं देखेंगे, फिर क्या देखेंगे, उनमें असमानताएं क्या क्या हैं, जिसके आधार पर कुछ को एक साथ रख सकते हैं और वास्तव में यही उनका लक्षण और व्यवहार होता है जो कहे कि जीवों का रूप और कार्य होता है। यानी उसका क्या कार्य है और कैसा वो उसका रूप है, किस प्रकार से वो बना हुआ है। दो चीज़ों की यही चीज़ मेन है कि वे उन जीवों को कैसे वर्गीकृत कर रहे हैं। किसी विशिष्ट जीव के लक्षण को, यानी किसी जीव के लक्षण में तात्पर्य उस जीव का कोई विशिष्ट रूप या कार्य होता है। यानी या तो उसका रूप है या कार्य है कि किस प्रकार का वो कार्य करेगा या उसका किस प्रकार से वो मिलकर बना हुआ है। उदाहरण के लिए हम में से ज़्यादातर लोगों के पास क्या है, एक हाथ में 5 उंगलियां होती है, यह एक लक्षण है। इसी प्रकार से हमारे में क्या है, दौड़ने की अक्षमता है। और बरगद के पेड़ में ना दौड़ पाने की अक्षमता भी एक लक्षण है। ये क्या उसका लक्षण, क्योंकि हम चल फिर सकते हैं, ये पेड़ पौधे चल फिर नहीं सकते। अब हम देखेंगे कि कुछ लक्षणों को कैसे अन्य की तुलना में ज़्यादा मौलिक लक्षणों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। हम विचार करेंगे कि एक पत्थर की दीवार कैसे बनती है, कि पत्थर की दीवार बनानी है आपको। दीवार में प्रयोग करने के लिए लाए गए क्या हैं, पत्थर अलग अलग प्रकार के हैं।
यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि ऊपर की ओर लगे पत्थर, जो सबसे मान लो ये हो गया बेस, नीचे तली होगी, और यहाँ पे जो ऊपर पत्थर लगेगा यहाँ से इसकी मान लो ये क्या होगी, इसकी हाइट होगी ऊंचाई तक। तो यहाँ पे जो पत्थर लगेगा, पत्थरों का आकार प्रकार नीचे के पत्थरों को प्रभावित नहीं करेगा। क्योंकि नीचे को प्रभावित क्यों करेगा, यहाँ पे चाहे ऊंचा एक बड़ा पत्थर लग जाए, छोटा लग जाए, ये क्या है, नीचे वाले पे प्रभावित नहीं करेगा। सही बात है। लेकिन निचले स्तर पर पत्थर का आकार जो नीचे पे लगेगा, उनके ऊपर वाले पत्थरों का आकार पर आवश्यक प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि मान लो यहाँ पे एक छोटा पत्थर लगा देते हैं, फिर बड़ा पत्थर लगा दिया, यहाँ पे फिर इतना छोटा था, फिर इतना, तो ये जितने बड़े लगते जाएंगे तो इधर से क्या हो जाएगी, इसकी लंबाई बढ़ती जाएगी। तो ये क्या करेगा, इसके आकार को ऊपर वाले को प्रभावित करता है, यानी इधर से ही। तो ये क्या करेगा, ऊपर वाले पत्थरों का आकार आवश्यक प्रभावित होता है, यानी ऊपर वाले से नीचे वाले पे नहीं होगा, लेकिन नीचे वाले से ऊपर वाले पे क्या होगा, प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि ऊंची नीचे हो जाएगी ना, इसलिए अगर एक समान पत्थर नहीं लगाए तो ऊंचा नीचा हो जाएगा। यहाँ पर सबसे निचले स्तर पर लगे पत्थर जीवों के उन लक्षणों के समान है जो जीवों में वृद्धात्म वर्ग को निर्धारित करते हैं। ये लक्षण जीवों के दूसरे किसी संरचनात्मक, किस प्रकार से वो संरचना बनी हुई है, और क्रियात्मक कार्य करने के लक्षण को स्वतंत्र होते हैं। इसके बाद के स्तर के लक्षण पहले के स्तर के लक्षण पर निर्भर रहते हैं, बाद के स्तर के प्रकार को निर्धारण करते हैं। ठीक इसी प्रकार हम जीवों का वर्गीकरण के लिए परस्पर संबंधी लक्षणों का क्या बनाएंगे, पदानुक्रम बना लेते हैं, और इन्हीं लक्षणों के अनुसार हम क्या करते हैं, इनको वर्गीकृत करते हैं। तो आजकल हम जीवों के वर्गीकरण के लिए कोशिका की प्रकृति में प्रारंभ करने के लिए विभिन्न परस्पर संबंध अभिलक्षणों की दृष्टिगत रखते हैं। आइए हम इन लक्षणों को या इन पे गौर करें। एक यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक समेत, अब यूकैरियोटिक में क्या है, यूकैरियोटिक सेल्स में यानी कोशिका में केंद्रक समेत कुछ झिल्लियों से घिरे कोशिकांग होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, ये सभी क्या है उसके अंदर होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, प्लास्टिड्स हो गया, क्लोरोप्लास्ट, तो जिसके कारण कोश यानी ये क्या है, कोशिका के अंदर पाए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, कोशिकांग कहलाते हैं। तो ये क्या कह रहे हैं कि कोशिका के कार्य क्रिया अलग अलग कोशिकाओं में दक्षतापूर्वक होती रहती है। यही कारण है कि जिन कोशिकाओं में झिल्ली युक्त कोशिकांग और केंद्रक नहीं होते, यानी ये क्या होगा, प्रोकैरियोटिक वाला, जिसमें कोशिकांग मतलब कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडीज या प्लास्टिड्स, क्लोरोप्लास्ट ये नहीं पाए जाते। इनका असर कोशिकीय संरचना के सभी पहलुओं पर पड़ता है। इसके अतिरिक्त केंद्र युक्त कोशिकाओं में बहुकोश के जीवों का निर्माण करने की क्षमता होती है, क्योंकि वे किसी खास कार्य के लिए विशिष्टकृत हो सकते हैं। इसलिए केंद्रक वर्गीकरण का आधारभूत लक्षण है। तो यही केंद्रक होता है। केंद्रक के अंदर क्या होता है, हमारा अनुवांशिक जो मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल कहलाता है, वो क्या कहलाता है, डीएनए, जो क्या है हमारा जेनेटिक मटेरियल, जो एक वंश से दूसरे वंश में जाता है। तो इसी के कारण से वही लक्षण आते हैं। प्रश्न यह उठता है कि क्या कोशिकाएं अकेली पाई जाती है या फिर समूह में पाई जाती है या अविभाज्य समूह में मिलते हैं। तो जो कोशिकाएं एक साथ समूह बनाकर किसी जीव का निर्माण करती है, ठीक है, जो कोशिकाएं क्या कर रही है, एक साथ मिलकर जीवों का निर्माण करती है, उनमें श्रम विभाजन पाया जाता है। वो क्या करेंगी, कोशिकाएं विभाजित होती हैं। शारीरिक संरचना के में सभी कोशिकाएं एक समान नहीं होती, क्योंकि सभी कोशिकाओं का क्या होती है, अलग अलग प्रकार की होती है। बल्कि कोशिकाओं के समूह कुछ खास कार्यों के लिए, क्योंकि जो अलग अलग कोशिकाएं अलग अलग प्रकार की हैं, और वो क्या करेंगे, अलग अलग कार्य को करने की क्षमता होती है, यानी विशिष्टीकृत हो जाते हैं। तभी इसी कारण से वो क्या कर रहे हैं, अलग अलग कार्य कर पाते हैं, अपनी अलग अलग बनावट होने के कारण। यही वजह है कि जीवों के शरीर की संरचना में इतनी विभिन्नता होती है। इसी के परिणाम स्वरूप हम पाते हैं कि एक अमीबा, एक कोशिकीय जीव है, क्या है, अमीबा, और एक कृमि, जो कीड़ा होता है, पेट में कीड़े लग जाते हैं, इस टाइप की शरीर की बनावट में
कितना अंतर होता है। ये सभी क्या होते हैं, ये अमीबा क्या होता है, टेढ़ा मेढ़ा शेप का होता है, कृमि क्या है, एक ही आकृति का होता है। तो इनमें क्या है, बहुत सारे अंतर पाए जाते हैं। अब तीसरा उदाहरण की बात करें, क्या जीव प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं? कि वे कौन से जीव बनाते हैं? पेड़ पौधे और नीलहरित शैवाल, ये कुछ बैक्टीरिया कह देते हैं जिसे। स्वयं भोजन बनाने की एक क्षमता रखने वाले और बाहर से भोजन प्राप्त करने वाले जीवों की शारीरिक संरचना में विभिन्न असमानताएं या आवश्यक विभिन्नता पाई जाती है। पेड़ पौधों की आकृति देख लीजिए, और हमारे जो पेड़ पौधे क्या कर रहे हैं, अपना भोजन स्वयं बना रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं, भोजन को बाहर से प्राप्त करें, यानी जैसे हम करते हैं। हमारे शरीर की बनावट देख लो, जो खाने के लिए हमारा पाचन तंत्र की बात है। तो इन सभी में क्या है, विभिन्नता पाई जाती है। जो जीव प्रकाश संश्लेषण करते हैं उनमें शरीर की संगठन किस प्रकार से होती है? उसी तरह जीवों में किस तरह शरीर विकसित होता है और शरीर के विभिन्न अंग बनते हैं, और विशिष्ट कार्यों के लिए विशिष्ट अंग कौन कौन से हैं हमारे शरीर के अंदर, चाहे श्वसन के लिए हो, चाहे ट्रांसपोर्ट यानी एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने के लिए हो, संवहन के लिए हो, या किडनियों का कार्य हो। वो सभी क्या हैं, अलग अलग कार्य करते हैं। सभी के अंग अलग अलग कार्य करने के लिए बने हुए होते हैं। इन प्रश्नों के माध्यम से हम देख चुके हैं कि किस तरह विभिन्न लक्षणों का पदानुक्रम विकसित होता है, कि वे अलग अलग क्रम में विकसित हो रहे हैं। और वर्गीकरण के लिए पौधों के शरीर के विभिन्न लक्षणों को किस प्रकार से जंतुओं से भिन्न होते हैं। इसी वजह से पौधों का शरीर भोजन बनाने की क्षमता के अनुसार विकसित होता है, इसलिए ये क्या कहलाते हैं, समपोषी। जबकि जंतुओं का शरीर बाहर से भोजन ग्रहण करने के लिए विकसित होता है उसी प्रकार से। तो हम क्या हुए, विषमपोषी। यही लक्षण, जो ये लक्षण है, वही क्या कर रहे हैं, उस दौरान उपसमूह के बाद के बड़े समूह में विभाजन का आधार बनते हैं। इसी प्रकार से अलग अलग जीव को क्या कर दिया जाता है, विभाजित कर दिया जाता है, और उनके लक्षणों के अनुसार उनको रखा जाता है। इतना ही करेंगे आज के लिए। थैंक यू सो मच। और लास्ट में वीडियो को लाइक, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।